There is growing anger against casteism and caste-based violence in India. कास्ट सिस्टम का हमें एक प्रॉपर मेंशन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट बुक ऋग्वेद में मिलता है। एक्चुअली उस टाइम पे इसे कास्ट सिस्टम कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये कर्म के आधार पर सोसाइटी का एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होता था। सो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एट द टॉप ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रियस, उसके बाद वैश्यास और सबसे नीचे थे शूद्र। उस टाइम पे इट वाज नॉट फिक्स्ड अब अगर आप शूद्र हो तो आप जिंदगी भर शूद्र ही रहोगे। आप अपने कर्म के हिसाब से अपनी जाति को निर्धारित कर सकते थे। पर वैदिक पीरियड के एंड आते आते ये कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कर्म के आधार से शिफ्ट होकर जन्म के आधार पर शिफ्ट हो गया। अब अगर आप जन्म से शूद्र हो तो आप हमेशा शूद्र ही रहोगे। अगर आप ब्राह्मण हो आप ब्राह्मण ही रहोगे, भले ही आप कर्म से ब्राह्मण ना हो, पर आप ब्राह्मण ही कहलाए जाओगे। बिकॉज ब्राह्मण्स का लालच बढ़ने लगा था और उनके पास नॉलेज होने की वजह से और एजुकेशन का फुल कंट्रोल होने की वजह से उन्होंने चीजों को मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था। आज से कुछ 1000 साल पहले ये चीजें बिल्कुल कर्म के आधार से शिफ्ट होकर जन्म के आधार पर आ गई और इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर कास्ट सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, जो कि आज भी चलता आ रहा है। और इस टाइम पे शूद्रों से मरे हुए जानवरों को उठवाना, नालियां साफ कराना और भी ऐसे काम कराए जाने लगे और उन्हें अनटचेबल माना जाने लगा। और इस टाइम पर भी चीजें हद से ज्यादा नहीं बिगड़ी थी। एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुई तब ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली कॉलोनाइज कर लिया भारत। और हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते थे टू रूल द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और तब उन्हें पता चला कास्ट सिस्टम के बारे में और ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर एट दैट टाइम। उन्होंने हिंदूज को उनके कास्ट के बेसिस पे एड्रेस करना शुरू कर दिया और ब्राह्मण्स को ऊंची ऊंची पोजीशन पे बैठाल दिया। और इस चीज से कास्ट सिस्टम फिर से लोगों के मन में अपनी जगह बनाने लगा। वैसे तो चीजें कभी खत्म ही नहीं हुई थी, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गईं। और इस चीज से सिर्फ एक ही कास्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई और वो ऑब्वियसली शूद्र ही थे और सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मण्स को हुआ। 17th सेंचुरी के एंड से लेकर 19th सेंचुरी तक कास्टिज्म अपनी पीक पर था और इस टाइम शूद्रों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें इतना अनटचेबल समझा जाने लगा कि शूद्र की परछाई भी किसी पर पड़ जाती थी तो वो अपने आप को अपवित्र मानने लगता था। मेरी ग्रैंड मदर ने भी मुझे अपने टाइम की स्टोरी बताई थी कि जब वो छोटी थी तब उनके पिताजी के सामने से जब भी कोई लोअर कास्ट का इंसान निकलता था तो वो उन्हें झुककर सलाम करता था। और जब गांव में कोई मीटिंग होती थी तब अपर कास्ट के लोग हमेशा ऊपर बैठते थे और लोअर कास्ट के लोगों को एक कोने में जमीन पे बैठाया जाता था। और मैंने आज तक की चीजें तो नहीं देखी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने बचपन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करी ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ही इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट फिगर और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था। अंडर हिज लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी के वीक सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको रिजर्वेशन दिया गया। बट क्या आजादी के 76 ईयर्स बाद भी कास्ट रेलेवेंट है? मान लीजिए एक फैमिली है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करती है और वो सोशली काफी बैकवर्ड है, उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। बट रिजर्वेशन की वजह से उनके बच्चे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी बिकॉज उस फैमिली को जेन्युइनली नीड थी रिजर्वेशन की। बट असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। उनकी जो पहले वाली जनरेशन थी वो सोसाइटी के वीक सेक्शन से बिलोंग करती थी, बट जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। अब जो उनकी आने वाली जनरेशन होगी उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। बट क्या उनको सच में इस रिजर्वेशन की नीड है? बिकॉज अब वो ना ही सोशली वीक है ना ही वो इकोनॉमिकली वीक है, बट तब भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो एक्चुअल नीडी पर्सन है उनकी जगह किसी और को रिजर्वेशन मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड मैसिव चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन अवर रिजर्वेशन सिस्टम। अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली वीकर होगा तो क्या उसको एक्सप्लॉइट करना आसान होगा? द आंसर इज यस। पर अगर वही इंसान इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो क्या लोग उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मनी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। द सेम थिंग अप्लाइज इन कास्ट। नो मैटर विच कास्ट यू बिलोंग टू, अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर है तो आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप सोच के देखो, जो सोशली बैकवर्ड होगा और जिसका सोसाइटी ने एक्सप्लॉइटेशन करा होगा, क्या वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा? बिल्कुल नहीं। सो अगर हम रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे ना देकर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के हिसाब से दें तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी थी। और इससे जो एक्चुअली नीडी पर्सन है उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा एंड इट विल रियली बेनिफिट अवर नेशन इन अ लॉट ऑफ वेज।
आपने एक बात नोटिस करी कि 18 से 19 सेंचुरी के बीच में कास्टिज्म इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? बिकॉज ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू एड्रेस इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। बट अगर रिजर्वेशन को कास्ट के बेसिस पे ना देकर इकोनॉमिकल पावर के बेसिस पे दें तो लोगों को अपनी कास्ट याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। And it will not only help the needy people but also end the dirty game of politics on caste. पॉलिटिशियंस बार बार आपको अपनी कास्ट याद दिलाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस को रिजर्वेशन दिलाने की बात करते हैं ताकि उनकी दुकान चल सके। बट अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट होगा देन द होल पॉलिटिकल गेम ऑफ कास्ट विल एंड। और ये चेंज तभी इम्प्लीमेंट होगा तब आप अपनी डिमांड को चेंज करोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।